हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्रमिक विधियों की और श्रमिक विधियों को पढ़ने की हमारे लेक्चर सीरीज में जो सबसे पहला अधिनियम हमने प्रारंभ किया है वो है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम या एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। इस एक्ट को पढ़ने के हमारे लेक्चर्स में अब तक हमने इस एक्ट को काफी पढ़ लिया। हमने देखा कि ये एक्ट दो कारणों से कंपनसेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है कि कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए है। दो कारण है, एक तो अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट्स को, या फिर कोई एम्प्लॉय अपने काम के कारण किसी डिसेबलमेंट का शिकार हो जाता है, किसी निशक्तता का शिकार हो जाता है, तो उस व्यक्ति को कंपनसेशन दिया जाता है। कल के अपने लेक्चर में हमने देखा था कि नियोजक जो कि प्रतिकर देने के लिए दायी होता है, किन कारणों से प्रतिकर देने के लिए दायी हो सकता है सेक्शन 3 के अंतर्गत। तो हमने पाया था कि दो कारण हो सकते हैं, एक तो कोई दुर्घटना के कारण कोई व्यक्ति डिसेबल हो सकता है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि उसे कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाए। अगर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी सेक्शन 3 के अंतर्गत एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने के लिए बाउंड है। हमने ये तो बात कर ली कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंपनसेशन देगा, किन कारणों से कंपनसेशन देगा, लेकिन कंपनसेशन देगा कितना, ये जानने के लिए आज हम पढ़ते हैं प्रतिकर की रकम, जो कि है आपके एक्ट का सेक्शन 4। सेक्शन 4 में ऐसी 4 बातें बताई गई हैं जो कि कंपनसेशन देने के लिए कितनी रकम दी जाएगी इसकी व्यवस्था करती हैं। आप एक चीज यहाँ ये समझ सकते हैं कि 4 बातें क्यों कही मैंने, क्योंकि होती ही 4 बातें हैं। सबसे पहले किसी व्यक्ति की डेथ कॉज हो सकती है किसी एक्सीडेंट में, या फिर उस व्यक्ति को टोटल परमानेंट डिसेबल हो सकता है, यानी वो परमानेंटली, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, यानी अब वो कभी भी कोई भी काम करने में कैपेबल नहीं हो पाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या हुआ है, डिसेबलमेंट तो उसको परमानेंट नेचर का ही हुआ है, लेकिन हुआ कैसा है, पार्शियल हुआ है, यानी कि वो कुछ कामों को अब कभी भी नहीं कर पाएगा। तीसरी एक चौथी कंडीशन भी है, उसे अगर आप देखें तो डिसेबलमेंट इसमें जैसा भी है, टोटल है या पार्शियल है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वो कैसा है, वो टेम्परेरी नेचर का है, यानी कि टेम्परेरी, टोटल या फिर पार्शियल, टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट। इतनी चीजें ही तो कंपनसेशन के कॉज हो सकते हैं, इतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। या तो व्यक्ति की डेथ हो जाए, उसके लिए कोई प्रोविजन है कि कितना पेमेंट होगा, या फिर वो जो है परमानेंटली टोटली डिसेबल हो गया, वो कभी कोई काम नहीं कर पाएगा। या फिर क्या हुआ, परमानेंटली तो डिसेबल हुआ है लेकिन टोटली नहीं हुआ है, बल्कि पार्शियली हुआ है, कुछ कामों को अब वो कभी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर चाहे टोटल हुआ है हो या पार्शियल हुआ हो, पूर्ण रूप से अशक्त हुआ हो या फिर आंशिक रूप से अशक्त हुआ हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हुआ है, यानी कि थोड़े दिन में वो दोबारा से अपने स्वास्थ्य को रिकवर कर लेगा, दोबारा स्वस्थ हो जाएगा और उसके बाद वो अपनी आजीविका की क्षमता को पुनः प्राप्त करके अपने लिए आजीविका कमा पाएगा। यानी इस सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी डिसेबलमेंट हुआ है, चाहे टोटल हो चाहे पार्शियल, चाहे व्यक्ति उस एक्सीडेंट के कारण कोई भी काम ना कर पा रहा हो, चाहे कुछ काम ना कर रहा हो, लेकिन वो बस हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए है, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता, उतने समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन 4 ग्राउंड्स में बांट लेते हैं। तो आपका सेक्शन 4 इन्हीं 4 ग्राउंड्स के आधार पर प्रतिकर की रकम के बारे में प्रावधान करता है और ये बताता है कि किस कंडीशन में, इन चारों में से किस कंडीशन पे कितना प्रतिकर प्रदान किया जाएगा। अब हम आते हैं अपनी मुख्य धारा की तरफ और हम पढ़ते हैं कि आपके एक्ट में क्या भाषा दी गई है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यह कि प्रतिकर की रकम निम्नलिखित होगी, अर्थात आपकी इसमें बताई गई है। कि इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। सुसंगत गुणक,
सुसंगत गुणक आप देख रहे हैं, आपको सब तरफ ये वर्ड लिखा मिल रहा है। आपका ये स्पष्टीकरण इसके बारे में बात करता है, इसलिए हम पहले उसके ऊपर के का और खा पढ़ने के बजाय इस स्पष्टीकरण को एक बार पढ़ लेते हैं, वरना ऊपर की बात समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। खंड का और खंड का खा के प्रयोजन के लिए किसी कर्मचारी के संबंध में सुसंगत गुणक से अनुसूची 4 के पहले स्तंभ में प्रविष्टि के सामने अनुसूची के दूसरे स्तंभ में विधिनिष्ठ गुणक अभिप्रेत है। यानी हमने क्या देखा कि आपका जो सुसंगत गुणक के बारे में ऊपर बताया जा रहा है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा देखने को शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 4 में 2 तरीके के जो है बताए गए हैं चीजें। एक तरफ बताई जाती है आयु और उसके सामने बताए गए हैं सुसंगत गुणक, यानी कि इस उम्र के लिए जितनी भी उम्र है इसके लिए ये सुसंगत गुणक हो गया। इस तरीके से पूरी लिस्ट दी हुई है, एक तरफ आयु दी है और दूसरी तरफ सुसंगत गुणक दिया है। ये जो सुसंगत गुणक दिया है इसी की हम बात कर रहे हैं अपने इन धाराओं में। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, और अभी हम शेड्यूल 4 पे चलकर ये भी देखेंगे कि सुसंगत गुणक के रूप में किस आयु के लिए क्या गुणक बताए गए हैं। जहां की क्षति के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई है, हमने पहले ही बात की 4 ही ग्राउंड बनते हैं, तो आपके लिए ये चीजें समझना याद करना बहुत आसान है। पहली स्थिति में क्या, जहां की क्षति के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई है, हो जाती है। मृत कर्मचारी की जो मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम से 50% के बराबर रकम, यानी कि उसका वेतन कितना था, उसका जितना भी वेतन था, हम मान लेते हैं कि उसका वेतन था 100 रुपए मासिक वेतन। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मेरे एग्जांपल्स ऐसे ही होते हैं। तो इसका जो है मान लेते हैं मासिक मजदूरी, तो मासिक मजदूरी को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसके साथ में, जो भी उधर सुसंगत गुणक बताया गया होगा उसके साथ में। यानी उस व्यक्ति की, मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की आयु 40 साल की थी, तो 40 साल की उम्र के लिए अगर सुसंगत गुणक हम मान लेते हैं कि 40 है, हालांकि 40 नहीं होगा, अभी हम देख लेंगे क्या है, तो इससे इसको हम गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जितना अमाउंट निकल कर आएगा इसको हम निकालेंगे इसका 50%, और इस अमाउंट का जो भी 50% आएगा वो क्या होगा, वो होगा एक ऐसे एम्प्लॉय का कंपनसेशन जो कि किसी एक्सीडेंट के अंदर अपनी उसने जान जो है खो दी है, उसकी मृत्यु हो गई है, उसका जीवन उससे समाप्त हो गया है। लेकिन किसी भी स्थिति में ये कंपनसेशन 1,20,000 की रकम से कम नहीं होगा, यानी कि 1,20,000 की रकम या फिर वो सुसंगत गुणक से गुणा करके 50% निकालने से में जो भी ज्यादा होगा उसी का भुगतान किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि किसी भी तरह से ये जो भी कंपनसेशन दिया जाएगा वो 1,20,000 रुपए से कम का नहीं हो सकता, इससे ऊपर का ही होगा। बात करते हैं अगले क्लास की, और हम ये देख लेंगे, ये गुणक वाला पार्ट हम आखिरी में देख लेंगे कि कितना जो है शेड्यूल 4 में क्या बताया गया है। बात आप जरूर समझ रहे होंगे। जहां की क्षति के परिणाम स्वरूप स्थायी पूर्ण निशक्तता हो गई है, हमारा दूसरा पॉइंट जो हमने समझने के लिए लिखा था, स्थायी पूर्ण निशक्तता हो गई है। मृत कर्मचारी की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम की, यहाँ मृत नहीं होगा, मतलब ये चीज नहीं होगी। यहाँ पर क्या है कि जितनी भी उस व्यक्ति की अभी तो वो उसको कोई उसकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उसे स्थायी पूर्ण निशक्तता हुई है, तो इस कर्मचारी की, ये मृत बिल्कुल गलत है यहाँ पे, कर्मचारी की मासिक जितनी भी जो है मजदूरी थी उसको सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम के 7% के बराबर। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मृत्यु की स्थिति में 50%, लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमानेंटली टोटली डिसेबल हो जाता है तो उसको 60% कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है उसकी सैलरी का, जिसको हम गुणा कर लेते हैं किससे, सुसंगत गुणक से, जो कि आपके बताए गए हैं शेड्यूल 4 में। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि अगर मृत्यु हो गई तो 50%, लेकिन अगर पूर्ण स्थायी निशक्तता हो गई तो 60%। इसका कारण क्या है, पहले भी हमने इस बारे में बात की होगी कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें 2 चीजें पढ़नी होती हैं,
एक क्या और एक क्यों। क्या तो हमने पढ़ लिया यहाँ से, अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उस स्थिति में सिर्फ उसके जो आश्रित हैं, डिपेंडेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं के जीवन यापन के लिए पैसा देना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। इसीलिए एम्प्लॉयर 50% का प्रतिकर उसके लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर एक व्यक्ति परमानेंटली टोटली डिसेबल हो जाता है, यानी अब वो अपने लिए कोई भी काम नहीं कर सकता, तो उसकी खुद का खर्च भी इसमें शामिल है। यानी वो व्यक्ति, उसकी मृत्यु तो नहीं हुई है, वो जीवित है लेकिन वो अक्षम है, कोई काम नहीं कर सकता, साथ में उसके डिपेंडेंट्स भी उसी पर आश्रित है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट का खर्चा प्लस उस एम्प्लॉय की अपनी मेंटेनेंस जो है उनको जोड़ करके सरकार ने बनाया है। इसीलिए जो परमानेंटली टोटल डिसेबलमेंट है उसके लिए मृत्यु से भी ज्यादा पेमेंट किया जाता है। मृत्यु की स्थिति में भी इतना पेमेंट नहीं करते जितना टोटली परमानेंटली डिसेबलमेंट के केस में करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि मृत्यु तो ज्यादा बड़ी बात है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मृत्यु के केस में कम कर रहे हैं कंपनसेशन पे, जबकि टोटल परमानेंटली डिसेबल में ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप बात समझ रहे होंगे कि इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि अब हमें क्या देखना है कि परिवार को तो मेंटेन करना ही है, साथ में वो एम्प्लॉय भी जीवित है, उसकी दवाओं का खर्चा या उसके अपनी जो भी उसके भोजन, कपड़े, उसके रहने का खर्चा, वो सभी भी इसी कंपनसेशन से निकल रहा है। इसीलिए यहाँ पर 50% से भी ज्यादा 60% की व्यवस्था की गई है। और साथ में एक मिनिमम अमाउंट भी बताया गया है कि 1,40,000 रुपए से कम नहीं हो सकता कंपनसेशन। ऐसा इसलिए बताया गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो इतनी कम है कि उसे जब हम सुसंगत गुणक से गुणा करके निकालें तो उस स्थिति में वो 1,40,000 से कहीं कम ना आ जाए, मतलब इतनी कम ना हो जाए कि उसे उसका जो वेतन मिले उसमें उसका खर्चा भी ना निकल पाए। इसीलिए यहाँ पर ये चीज डाली गई है कि वो मिनिमम 1,40,000 रुपए होगी, या अगर इससे ज्यादा निकल कर आती है तो फिर वो वाली लागू होगी, यानी कि दोनों में से जो भी ज्यादा होगी वही रकम दी जाएगी। परंतु केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर खंड का और खा में उल्लेखित प्रतिकर की रकम में वृद्धि कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकार जब भी चाहे वृद्धि कर सकती है। वैसे तो ये स्पष्टीकरण हमने सबसे पहले पढ़ा क्योंकि ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। खंड का और खंड खा के प्रयोजन के लिए किसी कर्मचारी के संबंध में सुसंगत गुणक से अनुसूची 4 के पहले स्तंभ में प्रविष्ट के सामने उस अनुसूची के दूसरे स्तंभ में विधिनिष्ठ गुणक अभिप्रेत है, जो वर्षों की उस संख्या को विधिनिष्ठ करता है जो कर्मचारी के प्रतिकर देय होने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती है। अंतिम जन्मदिवस को पूर्ण हुए वर्ष की संख्या के बराबर मानते हैं। यहाँ पर एक बात और भी आपके ध्यान देने वाली है, जिस प्रकार से उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही जो सुसंगत गुणक है वो घटते जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे थ्योरी क्या है कि एक 18 साल का युवा व्यक्ति या 20 साल का युवा व्यक्ति अभी अपने जीवन में आने वाले समय में 40 साल तक और अपने लिए मेहनत कर सकता था, जबकि अगर हम ये देखें कि एक 55 साल का व्यक्ति तो वो अभी अपने जीवन में अपने लिए 5 साल ही और कार्यकर्ता आजीविका कमाता। तो ये बात आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अभी अल्प आयु में ही किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है तो उसके पास उसका लंबा जीवन था, लंबा ऐसा समय था जिसमें वो अपने लिए कार्य करता और बहुत सारा अपने व्यवस्था करता, अपने परिवार की व्यवस्था करता, आजीविका कमाता, लेकिन उस स्थिति में उसका ज्यादा नुकसान होता है। जबकि हम देखते हैं कि जिसकी उम्र ज्यादा है, यानी कि उसके जो वर्किंग पीरियड है वो कम समय का बचा था, कोई 50 साल का व्यक्ति है तो वो हद से हद 10 साल तक या 12 साल तक ही अपने लिए आजीविका कमा पाएगा। इसी तरीके से कोई 59 साल का है तो उसके लिए 1 ही साल बचा था जिसमें उसको रिटायर होना था। तो उस स्थिति में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो आपके सुसंगत गुणक है वो घटते जाते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा उम्र का है तो उसको कंपनसेशन क्या होता है, कम प्रोवाइड होता है, और कोई व्यक्ति कम उम्र में एक्सीडेंट का शिकार हुआ है तो उसे कंपनसेशन ज्यादा प्रोवाइड होता है। तो हमने यहाँ तक बात कर ली
हमने क्या देखा कि प्रतिकर की देय तारीख के ठीक पूर्ववर्ती अंतिम जन्म दिवस को पूर्ण हुए वर्ष की संख्या के बराबर माना जाएगा। यानी हम क्या निकालेंगे, उसकी उम्र कितनी मानेंगे, उसकी उम्र मानेंगे जितना उसने कंपनसेशन के ठीक पहले बर्थडे अपना जो भी मनाया है उसमें उसकी जितनी एज थी उतना ही हम उसको मानेंगे कि उसकी उम्र थी और उसी के हिसाब से उसका गुणक निकालेंगे। तीसरी सिचुएशन की हम बात करते हैं। अभी तक हमने दो की बात कर ली, एक तो जहाँ पे व्यक्ति की डेथ हो गई है और दूसरी जहाँ पे वो टोटली परमानेंटली डिसेबल हो गया है। अब हम तीसरे ग्राउंड की बात करते हैं। ये सिचुएशन बताता है कि जहाँ की क्षति के परिणाम स्वरूप स्थायी आंशिक निशक्तता हो गई है। यानी निशक्तता कैसी है तो स्थायी नेचर की, अब ये कभी ठीक नहीं होगी। यानी जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक हाथ हमेशा के लिए कट गया। हमेशा के लिए क्या, अगर हाथ कट गया तो वो हमेशा के लिए ही है, क्योंकि हाथ कभी भी जीवन में दोबारा तो नहीं उग सकता। इसलिए वो क्या है, एक हाथ की कमी स्थायी निशक्तता है। लेकिन एक हाथ के ना रहने से कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि अब कोई भी काम करने में सक्षम नहीं रहा, वो कुछ कामों को तो अभी भी कर सकता है। इसीलिए हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि उसे पूर्ण निशक्तता हो गई है, लेकिन उसे स्थायी आंशिक निशक्तता हो गई है। यानी एक कुछ कामों को वो अब अपने जीवन में दोबारा कभी भी नहीं कर पाएगा। देखते हैं इस सिचुएशन में क्या कंपनसेशन प्रोवाइड होता है। ऐसी क्षति की दशा में जो अनुसूची 1 के भाग 2 में विधिनिष्ठ है। आपको मैंने पढ़ाया था, उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा कि आपका जो अनुसूची 1 है उसका भाग 1 और भाग 2 वो 2 भाग में बटी हुई है। भाग 1 बताता है परमानेंटली टोटल डिसेबलमेंट, यानी कि जहाँ पे टोटल डिसेबलमेंट है, व्यक्ति अब जो है कुछ भी काम करने के योग्य नहीं है। और भाग 2 क्या बताता है, वो बताता है पार्शियली डिसेबलमेंट, यानी कि आंशिक निशक्तता, यानी अब व्यक्ति कुछ कामों को करने के लिए कैपेबल नहीं रहा है। तो अनुसूची 1 2 भाग में बटी हुई है। यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, भाग 2 में विधिनिष्ठ, यानी कि जो भी आंशिक निशक्तता के लिए प्रोविजन बताए गए हैं उनके अंदर जो भी विधिनिष्ठ है उस प्रतिकर का जो स्थायी पूर्ण निशक्तता की दशा में संदेह होता, ऐसा प्रतिशत जो उस क्षति द्वारा कारित उपार्जन सामर्थ्य की हानि के प्रतिशत के रूप में उस भाग में विधिनिष्ठ है। यहाँ बात की जा रही है कि हम जब देखते हैं कि शेड्यूल 1 का पार्ट 2 यानी कि वो बात करता है पार्शियल डिसेबलमेंट की, तो उसको हम ऐसे निकालते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर टोटल डिसेबलमेंट हुआ होता, यानी टोटल डिसेबलमेंट में क्या हुआ होता कि उसे कैसे कंपनसेशन मिलता, उसकी जो भी मंथली वेजेस थी, मंथली वेजेस को उसने सुसंगत गुणक से गुणा किया जाता और गुणा करने के बाद उसकी वेजेस का 60% निकाल लिया जाता। तो इसको निकालने के बाद जो भी अमाउंट आता, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 100 रुपए आया। हालांकि 100 रुपए नहीं आ सकता, आपको पता है कि टोटली परमानेंट डिसेबल के लिए क्या होगा, मिनिमम 1,40,000 रुपए देना ही देना पड़ेगा। हमने इस चीज को अभी अभी देखा था, 1,40,000 रुपए मिनिमम है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल के रूप में एक परिकल्पनात्मक एग्जाम्पल लेते हैं और मान लेते हैं कि 100 रुपए है। तो हम क्या देखेंगे कि इस 100 रुपए का मतलब ये उतना अमाउंट है जितना 60% निकल कर आया है, तो उसका उतने प्रतिशत दे होगा जितना कि उसने अपनी उपार्जन क्षमता को खोया है। यानी अगर हम मान लेते हैं, हमने क्या एग्जांपल लिया था कि उस व्यक्ति का एक हाथ कट गया, एक हाथ अगर उस व्यक्ति का कट जाएगा तो इसके लिए आपके शेड्यूल 1 में जितना भी बताया गया है कि एक हाथे कटने से इतना डिसेबलमेंट होता है, हम मान लेते हैं एक हाथे कटने से किसी व्यक्ति का 50% डिसेबलमेंट हो जाता है। अगर हम मान दें एक सामान्य प्रकृति के हिसाब से कि 2 हाथ है तो हम पूरा काम करते हैं, तो एक हाथ से हम आधे ही काम कर पाएंगे। इस अकॉर्डिंग तो हम क्या देखते हैं कि हमें पाते हैं कि 50% डिसेबलमेंट अगर हुआ है तो उस सिचुएशन में कैसे निकालेंगे हम उसका डिसेबलमेंट, उसका प्रतिशत निकालेंगे। उस अमाउंट का आप कितने प्रतिशत निकालेंगे, जितना भी हमें डिसेबलमेंट हुआ है। तो इतना प्रतिशत निकालने के बाद हमारे रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 50। यानी कि उसे कितना अमाउंट पे होगा, अमाउंट पे हुआ 50।
और किस में से हुआ है अमाउंट पे, इस 100 में से। ये 100 क्या था, ये 100 था उसकी मानसिक वेतन, जो भी उसका मासिक वेतन है, उस वेतन को जब हमने सुसंगत गुणक से गुणा करके फिर उसका 60% निकाला था, तब हमारा जो भी अमाउंट आया था उस अमाउंट का हम कितने प्रतिशत निकालेंगे, जितने प्रतिशत की उसने अपनी उपार्जन क्षमता को खो दिया है उतने प्रतिशत हम इसका निकालेंगे और उसे हम क्या मानेंगे, उसे मानेंगे कि उतना ही प्रतिकर पाने के योग्य है। जैसा कि इसमें लिखा है साफ साफ, जो स्थायी पूर्ण निषक्तता की दशा में संदेह होता, यानी वही 60%, ऐसा प्रतिशत जो उस क्षति द्वारा कारित उपार्जन सामर्थ्य की हानि के प्रतिशत के रूप में उस भाग में विधिनिष्ठ है। जितना भी बताया गया, जितनी भी हानि हुई, उस हानि के लिए जितना भी बताया गया है उसमें कि आपने इतने प्रतिशत निषक्तता पाई है, उतने प्रतिशत हम निकालेंगे और उसी से हम निकालेंगे कंपनसेशन, उस व्यक्ति को कितना मिलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे इस चीज को, क्योंकि सबसे पहले हम मान के क्या चलते हैं कि पूर्ण आंशिक निषक्तता, पूर्ण स्थायी निषक्तता हुई है, तो जितना अमाउंट बनता है उसमें से देख लेंगे कि कितने % की निषक्तता हुई है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे कई बार लगता है कि मैं आपको चीजें कुछ ज्यादा ही कह के बार बार रिपीट करके समझाती हूँ, शायद आपको बोरिंग लगती हैं चीजें, लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि आपको मैं एक बार में बोलूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उन चीजों को ना पकड़ पाए, इसलिए मैं अपनी तरफ से बेहतर एफर्ट करती हूँ आपको टॉपिक क्लियर करने का। आपको कुछ भी कहना हो मेरे पढ़ाने के तरीके के बारे में, कि मैं फास्ट पढ़ाऊँ या मैं चीज़ें कम क्लियर करूँ या ज़्यादा क्लियर करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके दिए हुए एडवाइस को जो है बहुत अप्रिशिएट करूँगी, बिल्कुल उनको फॉलो करूँगी, आप मुझे ज़रूर बताइए। ऐसी क्षति की दशा में जो अनुसूची 1 में विधिनिष्ठ नहीं है, अनुसूची 1 में जो हमने बात की कि 2 पार्ट हैं उसके, जिसमें से एक बताता है तो जो परमानेंटली मतलब टोटल डिसेबलमेंट है, जहाँ पे पूरी तरीके से हानि हो गई है क्षमता की, और दूसरा बात करता है आंशिक, इसमें विधिनिष्ठ नहीं है, यानी ना तो A में दिया हुआ है और ना ही B में दिया हुआ है। ऐसी बात कर रहे हैं अब हम। उस प्रतिकर का जो स्थायी पूर्ण निषक्तता की दशा में संदेह होता, यानी वही 60%, ऐसा प्रतिशत जो उस क्षति द्वारा स्थायी रूप से कारित उपार्जन क्षमता की, जैसे अर्हित चिकित्सक व्यापारी व्यवसायी द्वारा निर्धारित किए जाए, हानि अनुपातित होगी। यानी कि यहाँ पर क्या है, ऐसी कोई क्षति हो गई है उसको जो कि आपका शेड्यूल फर्स्ट के ना फर्स्ट पार्ट में बताई गई है ना सेकेंड पार्ट में बताई गई है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे कि जितना भी उसको टोटल उसका वेजेस है उसके सुसंगत गुणक से उसका गुणा करेंगे, फिर उसका 60% निकालेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि जो चिकित्सा व्यवसायी है, यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफिसर जो है वो कितने प्रतिशत की निषक्तता को मानता है, यानी कि इसके बाद में क्या होगा, वो निर्धारित करेगा कि हानि कितने अनुपात में हुई है, वो व्यक्ति कितना काम करने में सक्षम है और कितना नहीं। फिर उसी के अनुपात में ही जो 60% से जो भी अमाउंट निकल कर आया होगा उसका उतने % हम निकाल लेंगे, तो आपका निकल आएगा कंपनसेशन आप परमानेंटली पार्शियल डिसेबलमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं 2 स्पष्टीकरण हमारे सामने इनकी। जहां की एक दुर्घटना से हक से अधिक क्षतियां हुई हैं, वहां इस शीर्षक के अधीन संदेह प्रतिकर की रकम संकलित कर ली जाएगी, किंतु किसी भी दशा में ऐसी नहीं होगी कि उस रकम से बढ़ जाए जो उन क्षतियों के परिणाम स्वरूप स्थायी पूर्ण निषक्तता होने की दशा में संदेह होती। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लेते हैं कि जो आपके शेड्यूल फर्स्ट में जो सेकेंड पार्ट में बताई गई है, शेड्यूल 1 के सेकेंड पार्ट में जो आपको बताई गई है बी में, तो उसके अंतर्गत उसे केवल एक डिसेबलमेंट नहीं हुआ है बल्कि एक से ज्यादा हुए हैं। यानी कि हम क्या देखते हैं कि उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने में उसका एक हाथ भी कटा और साथ में उसका चेहरा भी नहीं अच्छे से, मतलब वो भी विरूपित हो गया, साथ में उसने अपने कान की एक सुनने की क्षमता भी खो दी। तो उसे क्या हुआ, उसने कई तरीके की उसकी हानि हो गई, उसको छोटी छोटी कई चोट लग गई, पैर की भी 2 उंगलियां कट गई, उसको एक हाथ में भी उंगलियां कट गई, सुनने की क्षमता भी चली गई, देखने की क्षमता चली गई, मतलब उसे
अलग अलग तरीके की कई क्षतियां हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम उस रकम को संकलित कर लेंगे। यानी कि अब इन सारी ही चीजों के लिए, क्योंकि उसको पेमेंट कर मिलना चाहिए ना, यहाँ पे जितने परसेंटेज की हानि हुई है, यहाँ जितने परसेंटेज की हानि हुई है, जितना जितना बताया गया है, इन सारी ही क्षतियों को उसे दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में प्लस कर लेंगे और उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन किसी भी सिचुएशन में ये कंपनसेशन ज्यादा नहीं हो सकता। किससे ज्यादा नहीं हो सकता, जितना अमाउंट टोटली परमानेंटली डिसेबलमेंट में दिया जाता उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी हर हाल में ये अमाउंट कितना होगा, हर हाल में ये अमाउंट जितना भी परमानेंटली टोटल डिसेबलमेंट में, यानी कि उसकी मासिक वेतन, और मासिक वेतन को जो हम सुसंगत गुणक से गुणा करते हैं, फिर उसका 60% निकालते हैं, उस वेतन से ज्यादा का नहीं हो सकता। मतलब उस कंपनसेशन से ज्यादा नहीं हो सकता है किसी भी सिचुएशन में। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को कि अगर उसे एक से ज्यादा क्षति है तो उसको सारी क्षति जोड़कर पेमेंट किया जाएगा कंपनसेशन का, लेकिन वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा जितना कि अगर उसे टोटली परमानेंटली डिसेबलमेंट हुआ होता तो उसे पेमेंट किया जाता, उससे ज्यादा का पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम उतना ही पेमेंट किया जाएगा। आगे बात करते हैं उपखंड 2 के प्रयोजन के लिए उपार्जन सामर्थ्य का निर्धारण करने में अर्हित चिकित्सा व्यवसायी अनुसूची 1 में विधिनिष्ठ विभिन्न क्षतियों के संबंध में उपार्जन सामर्थ्य की हानि के प्रतिशत का सम्यक ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर वही चीज कही गई है कि जब कभी ऐसा होता है कि कोई अन्य तरीके की क्षति हुई है जो शेड्यूल 1 में नहीं दी हुई है, और क्या हो रहा है, चिकित्सा व्यवसायी बता रहा है कितने % हानि है, तो वो भी किस बात का ध्यान रखेगा कि टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट से ज्यादा का अमाउंट ना बताए। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो कि हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। सबसे पहले डेथ, उसके बाद परमानेंटली टोटली डिसेबलमेंट, फिर परमानेंटली पार्शियली डिसेबलमेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि डिसेबलमेंट चाहे टोटल हो चाहे पार्शियल, लेकिन कैसा है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, जहां की क्षति के परिणाम स्वरूप चाहे पूर्ण चाहे आंशिक, ठीक है, चाहे टोटल हो चाहे पार्शियल हो, अस्थायी निशक्तता होगी। यानी होगी कैसी, होगी वो एक जो है टेम्परेरी, अस्थायी होगी, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, थोड़े दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति जब गिरा तो उसकी बैकबोन, उसके दोनों हाथ पैर सब में फ्रैक्चर हो गया और वो कुछ समय के लिए कोई काम नहीं कर सकता, बेड से हिल भी नहीं सकता, लेकिन जब उसका प्लास्टर कटेगा और उसकी बोन्स दोबारा रिकवर कर लेंगी तब वो एक बार फिर से आम इंसान के तरीके से अपने काम कर पाएगा। या फिर किसी व्यक्ति का एक हाथ टूट गया, वो पार्शियली डिसेबल हो गया, लेकिन हाथ टूटा था, कटा नहीं था, तो हाथ टूटेगा तो फिर वो प्लास्टर से दोबारा रिकवर हो जाएगा और 1-1.5 महीने के बाद व्यक्ति दोबारा अपने काम को करने में सक्षम हो जाएगा। यानी चाहे पूर्ण हो चाहे आंशिक हो, बस अस्थायी होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, कर्मचारी की मासिक मजदूरी के 25% के समतुल्य, यानी उसका वेतन अगर 100 रुपए है तो 25 रुपए समतुल्य रकम का अर्धमासिक संदाय, यानी 15-15 दिन पर जो है उसे 25% का वेतन दिया जाएगा कि उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। यानी बस बात यही है कि मंथ को हमने क्या किया, अर्धमासिक बांट लिया। अर्धमासिक का मतलब 15 दिन, 30 दिन का महीना होता है, और 30 जो 15 दिन है उस पे पेमेंट कितना हो रहा है, 25% का पेमेंट उसे हो रहा है हर 15 दिन के बाद। ठीक है, आगे बात करते हैं एक का उपधारा 1 की किसी बात के होते हुए भी आयुक्त भारत के बाहर अगर कोई दुर्घटना घटी है और कर्मचारी को बाहर की विधि से कोई भी तरीके का प्रतिकर की रकम दी गई है, तो दी गई प्रतिकर की रकम यदि कोई हो ध्यान में रखेगा, और नियत रकम को देश की विधि के अनुसार कर्मचारी को अधीनस्थ की गई प्रतिकर की रकम से घटा देगा। यानी अगर बाहर कोई दुर्घटना हुई है विदेश में और वहां पर उसकी विधि के अकॉर्डिंग उसे कोई भी तरीके का कंपनसेशन दिया गया है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो आयुक्त होगा वो वहां पे जितना पैसा दिया गया है उसे भारत में दी जाने वाली रकम से घटा देगा। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, केंद्र सरकार राज्य पद में अधिसूचना जारी करके प्रयोजन के लिए कर्मचारी के संबंध में ऐसी मासिक मजदूरी निर्दिष्ट कर सकेगा जैसा वो आवश्यक समझे। यानी कि जहां हमने बार बार बात की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करना है, तो मासिक मजदूरी कितनी होगी, ये बात केंद्र सरकार
अपने राजपत्र में अधिसूचित करके कभी भी बता सकेगी। उपधारा 1 के खंड घ में, खंड घ यही जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था, ये पूर्ण हो चाहे आंशिक लेकिन अस्थायी होनी चाहिए। घ में निर्दिष्ट अर्धमासिक संदाय जो उस दशा में जिसमें की ऐसी निश्चितता 28 दिन या उससे अधिक की है, तो निश्चितता की तारीख से अथवा जहाँ की ऐसी निश्चितता 28 दिन से कम की रहती है, वहां पे उस निश्चितता की तारीख के 3 दिन की प्रतीक्षा कालावधि के अवसान के पश्चात 16वें दिन के पश्चात निश्चितता के दौरान 5 वर्ष की कालावधि में जो भी कालावधि लघुत्तम है आधे आधे मास पर संदाय किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको जो भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, उसे जो चोट लगी है, अगर ऐसा है कि वो 28 दिन से ज़्यादा तक चलने वाली है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी दिन का वेट नहीं करेंगे, बल्कि यहीं से क्या काउंट कर लेंगे कि 15 दिन काउंट कर लेंगे। 15 दिन के बाद हमें करना है, तो यहीं से 15 दिन काउंट करेंगे और 16वें दिन पेमेंट कर दी जाएगी उसे। कितनी? उसकी सैलरी की 25%। लेकिन अगर उसको ऐसी क्षति हुई है जो कि 28 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगी, उस सिचुएशन में पहले 3 दिन तक की प्रतीक्षा की जाएगी कि हो सकता है ये 3 दिन में ही खत्म हो जाए। 3 दिन में खत्म होगी तो आपने देखा था सेक्शन 3 कोई भी पेमेंट नहीं होगा। अगर 3 दिन में खत्म नहीं होती है तो फिर इसके बाद में 15 दिन को देखेंगे हम, और 15 दिन के बाद में उसके 16वें दिन इसका पेमेंट कर देंगे। कितना पेमेंट करेंगे 16वें दिन? 25% का पेमेंट उसकी सैलरी के हिसाब से, ठीक है, पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज ये देखी जाती है, वो ये कि अगर व्यक्ति जो है 5 साल तक या उसके ठीक होने में जो भी छोटा टाइम पीरियड होगा, उसी के लिए अस्थायी आंशिक या पूर्ण निश्चितता का पेमेंट किया जाता है। यानी कि जहाँ पे वो अस्थायी है, वो ठीक हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि उतना पेमेंट करेंगे जितना की पेमेंट, जितने में या तो 5 साल की टाइम पीरियड लेंगे, और या फिर हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि वो व्यक्ति कितनी जल्दी ठीक हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पेमेंट करेंगे। दोनों में से जो भी अवधि लघुत्तम होगी, कम होगी। किसी ऐसी एकमुश्त रकम या अर्धमासिक संदायों में से जिसमें कर्मचारी इसका हकदार था, कोई भत्ते रकम काट ली जाएगी जो कि यथास्थिति ऐसी एकमुश्त रकम या अर्धमासिक संदाय की प्राप्ति के पूर्व निश्चितता की कालावधि के दौरान प्रतिकर के रूप में नियोजक से प्राप्त की गई। यानी अगर ऐसा कोई भी पैसा है जो कि प्रतिकर के रूप में एक बार में एकमुश्त ही ले लिया गया है, तो उसे क्या कर सकते हैं, आगे जो भी हम मंथली पेमेंट कर रहे हैं, हाफ मंथली पेमेंट कर रहे हैं, उसमें से काट सकते हैं, ठीक है। कोई भी अर्धमासिक संदाय किसी भी दशा में इतनी रकम से जितनी की से कोई अधिक नहीं होगा जितनी की दुर्घटना से पहले कर्मचारी की मासिक मजदूरी की आधी रकम उस मजदूरी की रकम से अधिक है, जैसे कि दुर्घटना के पश्चात उपार्जित है। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं कि जब वो जॉब करता था, जिस समय एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उस समय उसकी जितनी भी सैलरी थी उसका जितना आधा था, यानी उसे 50% जो रकम थी उसकी सैलरी की, इतना ही पेमेंट हम करेंगे, इससे ज्यादा का पेमेंट हम नहीं करेंगे। जब वो वर्किंग था उस समय उसकी सैलरी का 50% ही देंगे। तो हमने पहले ही देखा कि हम 15 दिन पे कितना पेमेंट करते हैं, 15 दिन पे 25% का पेमेंट करते हैं। तो जब हम 15 दिन पे 25 का पेमेंट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि महीने में हम उसको उसकी सैलरी का 50% ही तो प्रोवाइड करते हैं। यही बात यहाँ पर की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से उसकी मजदूरी की आधी रकम से अधिक की नहीं होगी, ठीक है। स्पष्टीकरण, ऐसा कोई संदाय या भत्ता जो कर्मचारी को चिकित्सा लेखे नियोजक से प्राप्त हुआ है, उसे हम नहीं घटाएंगे इस रकम में से जो उसने पहले ही प्राप्त कर लिया है, ठीक है। यही बात करता है यहाँ पे कि उसे उसमें से प्राप्त संदाय या भत्ता नहीं समझा जाएगा। अगला, कर्मचारी को नियोजक के दौरान कार्य क्षतियों के उपचार के लिए उपगत वास्तविक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। यानी कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद उसने अपना इलाज कराया, इलाज कराने में उसको जो भी पैसा लगा है वो पैसा कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। उसके लिए उसको प्रतिपूर्ति की जाएगी। अगर एम्प्लॉय ने खर्च कर दिया है पैसा तो उसको एम्प्लॉयर रिटर्न करेगा, वापस करेगा। उस तारीख से पहले जिसको कोई अर्धमासिक संदेह शुद्ध है, निःशक्तता दूर हो जाती है। इस अर्धमास के लिए ऐसी राशि संदेह होगी जो अर्धमास में निःशक्तता की अस्तित्व अवधि की अनुपातिक हो। यानी हमने बात क्या कर दी कि 15 दिन के टाइम पीरियड पर पेमेंट होता है 25, लेकिन मान क्या लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो व्यक्ति 10 दिन में ही ठीक हो गया।
अगर 10 दिन में ठीक हो गया तो हम उसे 15 दिन का वेतन नहीं देंगे, बल्कि कितना देंगे, 10 दिन का ही देंगे, जितने दिन वो बीमार रहा था। जैसे ही वो ठीक हो जाता है वैसे ही उसका अर्धमासिक वेतन इस तरह से देना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या देखते हैं कि 15-15 दिन का टाइम पीरियड है, ताकि अगर वो ठीक होता हो तो उसे उस हिसाब से पेमेंट किया जाए। ठीक है, अनुपातिक होगा, जितने दिन में ठीक हो जाएगा उतना पेमेंट होगा। यदि कर्मचारी को हुई क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है तो नियोजक उपधारा 1 के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त आयुक्त के पास ऐसे कर्मचारी की अंत्येष्टि का व्यय, यानी हमने पहले क्या देखा था कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, 50% उसकी जो वार्षिक वेतन था उसको सुसंगत गुणक से गुणा करने के बाद 50% जो निकल कर आएगा उसको हम उसको देंगे मृत्यु की दशा में, और साथ में क्या देंगे, उसके अंत्येष्टि का व्यय, जो या तो उसके सबसे बड़े उत्तरजीवी को दिया जाएगा, आश्रित को देंगे, और या फिर उस व्यक्ति को देंगे। अगर व्यक्ति का कोई भी आश्रित नहीं था या फिर कोई उसके साथ नहीं रहता था तो उस व्यक्ति को देंगे जिसने वास्तव में उसका क्रियाक्रम, उसकी अंत्येष्टि किया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ये महत्वपूर्ण है कि 5,000 रुपए से कम नहीं होगा अंत्येष्टि व्यय, 5,000 रुपए से ज्यादा ही होगा या 5,000 होगा, और केंद्र सरकार इसके बारे में अधिसूचना में के द्वारा कोई भी वृद्धि कर सकती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपका ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा मुझे। तो हमने सब चीजें देख ली इससे संबंधित। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, मेरे साथ पढ़कर आप विषय को समझ पाते हैं, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रह सके और आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।